इसके बाद आता है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 देखिए, दिल्ली पुलिस हो, सुरक्षा कर्मियों, सबको जानकारी होनी चाहिए। आप ये जानते हो कि जब होली होती है, दुल्हड़ी होती है, वहाँ पुलिस वालों की दूसरे दिन मनाई जाती है, उस दिन नहीं मनती। यानी कि और साथ ही साथ पुलिस का कोई संगठन भी नहीं होता कि वो एक अपना संगठन बना रखा हो। हर विभाग की आप देखो, यहाँ तक कि कोई भी विभाग हो सरकारी, चाहे चपरासी हो, चाहे IAS अधिकारी हो, चाहे IPS हो, उनका अपना संगठन है। लेकिन सुरक्षा कर्मी हो तो अनुच्छेद 33 क्या कहता है? अनुच्छेद 33 ये कहता है कि सुरक्षा कारणों से या अन्य कारणों से सरकार जो है सुरक्षा बलों या कुछ सेवाओं के लोगों को मौलिक अधिकारों के कुछ अधिकारों से वंचित रख सकती है। सेना को कह दिया आप कोई संगठन नहीं बनाएंगे, जबकि हमने क्या पढ़ा, अनुच्छेद 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो क्या देता है? वो कहता है कोई भी संगठन बना सकता है, लेकिन वो अधिकार सुरक्षा बलों को नहीं। तो अनुच्छेद 33 में अपवाद दिए गए हैं कि और कैसे इनको बाहर मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा सकता है? संसद के प्रावधानों के अनुसार। संसद में कानून बनेगा कि ये संगठन जो है किसी भी ये सेवाएं के कर्मचारी कोई संगठन नहीं बनाएंगे। 34 में क्या दे रखा है? यदि कोई क्षेत्र सेना विदित हो, सेना विदित का मतलब मार्शल लॉ। मार्शल लॉ का मतलब सारा प्रशासन किसके पास आ जाएगा? सेना के। ऐसी स्थिति में मौलिक अधिकारों को निलंबित रखा जाएगा। यानी कि ब्रिगेडियर है, कर्नल है, मेजर है आर्मी का, उस समय पर जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ लगेगा वहां पर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का उन्हें दोषी नहीं माना जाएगा। और आखिरी जो है अनुच्छेद 35 ये कहता है भाई इससे संबंधित कोई भी कानून, यानी कि भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है 12 से लेकर 34 तक, उनके मामले में कोई भी संशोधन किसके द्वारा होगा? केवल संसद के द्वारा। यानी कि संसद ही अधिकृत है इनमें संशोधन करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो मौलिक अधिकार के संबंध में अधिकार है तो उनके बारे में देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। मैं आप लोगों को ये बुक करा रहा हूँ जो 8वां एडिशन है और ये DK राठी, मेरा नाम इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो हमने पिछली क्लास में किया था वो किया था मौलिक अधिकारों के बारे में। तो पेज नंबर 14 पर, ये पेज नंबर 14 देखिए आप। पेज नंबर 14 पे जो ये पॉइंट है, ये नीचे की तरफ 2 बॉक्स हैं, इनको और मैं करा देता हूँ। अब इसके अंदर जो मौलिक अधिकार है उनके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनके तुलनात्मक अधिकार जो है उनको देखते हैं। सबसे पहले तो इसके बारे में पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो केवल मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में लेख जारी कर सकता है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो लेख है जिनके माध्यम से कोई भी पीड़ित व्यक्ति मौलिक अधिकारों के संबंध में निवारण प्राप्त करता है न्यायालय से, वो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकार के संदर्भ में ही लेख जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट क्या है? मौलिक अधिकार प्लस अन्य किसी विषय में भी ये लेख जारी कर सकता है। तो यदि हम देखें लेख जारी करने की जो अधिकार है उस मामले में हाई कोर्ट जो है उसको ज़्यादा विस्तार प्राप्त है। दूसरा पॉइंट हो गया कि ये देश भर के अंदर किसी भी जगह पर या क्षेत्र में लेख जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट जो है, जो उसका क्षेत्राधिकार है, उसी के अंतर्गत ही लेख जारी कर सकता है। केवल क्षेत्राधिकार में ही लेख जारी हो सकते हैं। और जो तीसरा बिंदु है वो क्या है? पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा बिंदु ये है कि सुप्रीम कोर्ट लेख जारी करने की मनाही नहीं कर सकता। जब भी उसके पास में याचिका आएगी तो उसे लेख स्वीकार करना होगा, यानी कि इसके लिए लेख जारी करना बाध्यकारी है। और चूंकि हाई कोर्ट अन्य मामलों में भी लेख जारी कर सकता है तो इसलिए हाई कोर्ट की इच्छा है, स्वेच्छा है कि वो चाहे तो किसी लेख को स्वीकार ना करे, यानी कि ये इसकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। यानी कि इसका अपनी परमिशन देने का अधिकार होगा। तो ये 3 पॉइंट है जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लेख जारी करने के या मौलिक अधिकार के संदर्भ में कुछ तुलनात्मक अध्ययन बताता है। एक पॉइंट और दिया हुआ है, वो है वेंकट चलैया कमेटी।
तो जब बीजेपी की सरकार बनी थी, जिसके प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो उसने संविधान समीक्षा समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष बनाए गए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वेंकट चलैया। तो वर्ष 2000 में गठित इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, और इस रिपोर्ट का ये रिपोर्ट आधार बनी कुछ महत्वपूर्ण कानूनों का। जैसे तो यहाँ पर मैंने लिखा वेंकट चलैया, किस चीज़ का आधार बनी? वेंकट चलैया समिति की जो रिपोर्ट है वो आधार बनी। एक तो हमारे यहाँ मनरेगा जो है ये वो कानून है जो कि भारत के अंदर कम से कम 100 दिनों के लिए सभी नामांकित ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को 100 दिन के रोजगार की उपलब्धता कराता है, यानी कम से कम इतने दिन का रोजगार उसको अवश्य मिलेगा। तो इसी को महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, या हम कह सकते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। तो ये अधिनियम जो बना वो भी इसी की समिति। और इसके अलावा शिक्षा का अधिकार, जो आज भारत के अंदर शिक्षा का अधिकार है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया गया है मौलिक अधिकारों में। ये आर्टिकल जो है ये भी शिक्षा का अधिकार वेंकट चलैया समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान के अंदर जोड़ा गया। और तीसरा है सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार जो 2000 के अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन जो संविधान के अंदर शामिल किया गया 2005 में, वो भी किसकी सिफारिश पर संविधान के अंदर जोड़ा गया? वेंकट चलैया समिति। तो यहाँ पर हमारा मौलिक अधिकार से संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे या जितने महत्वपूर्ण बिंदु थे उसकी समाप्ति हुई। आज हम अगला पॉइंट करते हैं भाग 4। भाग 4 का तात्पर्य हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व और अन्य के बारे में जो पॉइंट्स हैं वो ये है कि एक तो हम ये देखें कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या भिन्नताएं हैं। तो यदि आप देखेंगे तो भाग 3 जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकार है या फंडामेंटल राइट्स है, और भाग 4 जिसके अंतर्गत है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और यहाँ पर है मौलिक अधिकार। तो इनके बीच में कहाँ जाकर समानताएं या क्या भिन्नताएं हैं? सबसे पहले तो जो भाग 3 के अंतर्गत अधिकार है, मौलिक अधिकार, ये न्यायोचित अधिकार है। न्यायोचित का अर्थ हो गया कि ये एनफोर्सिबल बाय लॉ, कानून के द्वारा इनको लागू कराया जा सकता है। और भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व है ये गैर न्यायोचित है, यानी कि ये कानून के द्वारा इनको लागू नहीं कराया जा सकता है। दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। दूसरा पॉइंट जो है इसके अंतर्गत ये सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड पॉइंट ये है कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार आधार बनते हैं भारत के उपनाम मैग्ना कार्टा का। तो इनको महत्व के कारण इनको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट हो गया इन्हें संविधान संशोधन के द्वारा इनमें तब्दीली की जा सकती है, और इनको संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं, इन्हें सामान्य प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया या कानूनी प्रक्रिया, जैसे कोई कानून बना देना, उसके द्वारा इनको लागू किया जा सकता है या इनमें से किसी हिस्से को घटाया जा सकता है। तो ये मूल इनके अंतर्गत अंतर होगा। और तीसरा पॉइंट और भी है इसके अंदर कि जैसे भाग 3 के मौलिक अधिकार हमने कौन से देश से ग्रहण करे हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए हैं। और ये हमने कहाँ से लिए हैं? ये हमने लिए हैं आयरलैंड के संविधान से। इनके बारे में भाग 3 के जो अनुच्छेद है वो है 12 से लेकर 35 तक, और इनके जो अनुच्छेद है 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। अब एक एक करके बिंदु देखते हैं जिनकी व्याख्या मुझे करनी होगी। सबसे पहले तो इसमें पॉइंट दे दिया कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये क्या है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है हमारी प्रस्तावना के अंदर जो उद्देश्य बताए गए हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारी प्रस्तावना है उसके अंतर्गत जो सिद्धांत दिए गए हैं
उनका प्रतिरूप कहाँ पर है, यानी कि उनको हम कहाँ पर देख सकते हैं, तो हम कहेंगे भाग 4 के अंदर। और इसके अलावा गांधी जी का जो मानना था कि एक कल्याणकारी राज्य भारत को होना चाहिए, तो गांधी जी के जो विचार हैं उन्हें भी यथास्थान या प्राथमिकता कौन से भाग में दी गई है, फिर हम आंसर देंगे भाग 4। यानी कि गांधीयन फिलॉसफी का जो मॉडल है उसको हम देख सकते हैं कि पार्ट 4 या राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर उल्लेखित किए गए हैं। इसके बाद दे दिया इसके अंदर ये सकारात्मक अधिकार है। एक तो हमने पॉइंट पढ़ा इसके बारे में कि जो गांधीयन फिलॉसफी है, यानी कि गांधी जी का जो दर्शन है उसको कहाँ पर प्रमुख स्थान दिया गया है। दूसरा है ये सकारात्मक अधिकार है। सकारात्मक का अर्थ ये हो गया कि राज्य को क्या करना चाहिए, ये उनके बारे में उल्लेख करते हैं, जैसे पोषाहार यानी कि न्यूट्रिशन को बढ़ाना, या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मुफ्त प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। तो क्या करना चाहिए उस रूप में इनको सकारात्मक कहा जाता है। इसके अलावा फिर नए बिंदु आते हैं इसके अंदर। एसएससी के एग्जाम में 2 बार एक क्वेश्चन आया कि ये जो राज्य नीति निर्देशक तत्व हैं इनको किस विद्वान ने कहा कि ये उत्तर दिनांकित चेक है जिनमें राज्य अपनी मर्जी से तारीख भरता है, यानी कि दे आर पोस्ट डेटेड चेक ऑन विच द डेट इज फिल्ड बाय द स्टेट। अर्थ यह हो गया इस कथन का अर्थ जो कि केटी शाह ने कहा, इस कथन का अर्थ ये हुआ कि कोई भी प्रावधान जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व या भाग 4 में दिया गया है, चूंकि ये बाध्यकारी नहीं है, ऑब्लिगेटरी नहीं है, तो राज्य जब चाहे इनको लागू कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 45 है, आर्टिकल 45 है, ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मुफ्त प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। लेकिन यह कानून कब से लागू हुआ देश में? 1 अप्रैल वर्ष 2010 में। 1950 में संविधान लागू हुआ और ये हमने कब अपनाया? 2010 में। यानी कि चेक तो कट गया था 1950 में, 2010 की तारीख जो है वो स्टेट ने भरी अपनी मर्जी से। इसीलिए केटी शाह ने इसके बारे में कहा कि ये पोस्ट उत्तर दिनांकित चेक है। और याद कीजिए, थोड़ा उस चीज़ को रिवाइज कीजिए कि हिस्ट्री के अंदर गांधी जी ने 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था या क्विट इंडिया मूवमेंट था, उसके बारे में क्या कहा कि ये उससे पहले एक प्रस्ताव आए थे जिसको कहा जाता है क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन के जो प्रस्ताव थे 1942 में, उन्हें गांधी जी ने कहा था कि ये उत्तर दिनांकित चेक है या पोस्ट डेटेड चेक है। उसी संदर्भ में शायद केटी शाह ने भी इसके बारे में ये व्याख्या करी। दूसरा पॉइंट है, एक तो इन विद्वान का ध्यान रखना है और ये एसएससी के एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने इनके बारे में क्या कहा? इन्हें कहा इनके भाग 4 के अंतर्गत कि ये अनूठी विशेषता है। अनूठी विशेषता का अर्थ यही हो गया कि इसके अंदर जो प्रावधान दिए गए हैं वो प्रावधान राज्य को एक पिता तुल्य जिम्मेदारी प्रदान करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सभी को रोजगार उपलब्ध कराना, तो सभी के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की जो विकल्प है वो हमें किस में दिया गया है? भाग 4 के अंदर। मैं एक एक करके उनके अनुच्छेद जब कराऊंगा तो आप पाएंगे। इसीलिए इनको कहा कि नोवल फीचर इंग्लिश के अंदर डॉक्टर अंबेडकर ने। एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन आ सकता है कि ये शब्द जो है किसने कहा, एक तो ये, और किसके बारे में कहा? तो भाग 4 के बारे में। और तीसरा पॉइंट हो गया ग्रेनविल ऑस्टिन का नाम, जिनके बारे में मैंने कई चीजें आपको बताई है कि किसने ये कहा कि हमारे संविधान की जो आत्मा है वो इन्होंने किसे कहा? इन्होंने कहा कि भाग 3 और भाग 4 यानी कि मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स और राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन दोनों को हम संविधान की आत्मा कह सकते हैं, ऐसा मानना है ग्रेनविल ऑस्टिन का। तो 3 नाम जो है विद्वानों के इसके संदर्भ में आपको याद रखने। एक और पॉइंट दे रखा है टीटी कृष्णमाचारी का। टीटी
कृष्णाचारी, इनके बारे में आपने पढ़ा था कि जब हमारी प्रारूप समिति बनाई गई, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई 29 अगस्त 1947 को, तो इस 7 मेंबर कमेटी के अंदर जब एक सदस्य डीपी खेतान की मृत्यु हो गई तो डीपी खेतान का स्थान किन्होंने ग्रहण किया? टीटी कृष्णाचारी। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर है, यानी कि इट इज अ वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स। अर्थात इनका भी ये मानना था कि जो संविधान के निर्माण करता थे उनकी भावनाओं का एक ये कूड़ेदान है। अर्थात उनका ये मानना था क्योंकि ये कानून के द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते और इनकी जो भाषा है वो भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, इसीलिए उन्होंने ये कथन कहा। तो 4 विद्वानों के जो कथन है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक के बारे में, यह आप लोगों को अवश्य ध्यान रखना है। इसके बाद दे रखे, हाँ एक पॉइंट और मैंने इसके अंदर क्रम में दे रखा है कि इसके इनका जो महत्व है, इनके महत्व को लेकर एक महत्वपूर्ण संविधान में संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था सीडीएस के परीक्षा में। सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया कि कौन सा संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऐसा है जिसमें मौलिक अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता दी गई। अर्थात इंग्लिश में मतलब हो गया, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड प्रेफरेंस ऑफ डीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट्स। यानी कि उस समय पर ये इसमें कहा गया कि यदि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में कोई विवाद है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उस पर प्रभावी होंगे। एक तरीके से श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने देश में आपातकाल जो लगवाया था राष्ट्रपति को कहकर, उसी दौरान ये सारा काम उन्होंने करा। हालांकि उसके बाद 1980 के अंदर एक केस आता है जिसे कहा जाता है मिनर्वा मिल्स केस। ये जो मिनर्वा मिल केस है 1980 का, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हमने पढ़ा था मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार जब हमने पढ़े तो फंडामेंटल राइट, उसमें हमने कई केसों का जिक्र करा जिसमें से एक केस था मिनर्वा मिल केस। मिनर्वा मिल केस के अंदर 2 इंपॉर्टेंट बातें थी। एक तो उन्होंने ये 42वें संविधान संशोधन में जो कहा गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता दी जाएगी मौलिक अधिकार में, उसे उन्होंने वापस बदल दिया और पुरानी स्थिति बरकरार रखी। यानी कि भाग 3 जो है, भाग 3 को वरीयता दी गई भाग 4 में, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में भाग 3 को अधिक प्रभावी बताया गया। एक तो ये सवाल, और दूसरा मिनर्वा मिल केस में आपने ये भी पढ़ा था कि इसी केस के अंदर ये कहा गया कि जो मूल ढांचा है वो वास्तविकता में है क्या। जो मूल ढांचा शब्द बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसे केशवनंद भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने इस शब्द की रचना करी थी, उसे परिभाषित किया गया था मिनर्वा मिल केस में। अगले बिंदु दे रखे हैं, उसके बाद एक एक करके जो भाग 4 के अनुच्छेद या आर्टिकल्स हैं जरा उनके बारे में पढ़ते हैं और कौन कौन से आर्टिकल परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उनका भी उल्लेख करते हैं। सबसे पहले तो 36 दिया हुआ है, उसके बारे में कोई सवाल एग्जाम के अंदर नहीं है। हम कुल मिलाकर कितने पढ़ेंगे, 36 से लेकर और 51 तक। तो 36 में तो राज्य की परिभाषा दी गई है, वो आप एग्जाम में नहीं पूछेंगे। 37वां क्वेश्चन जो है, 37वां अनुच्छेद, ये एग्जाम में पूछा गया है एसएससी की परीक्षा में। ये पूछा गया कि ये गैर न्यायोचित है, कौन से अनुच्छेद में दिया गया कि नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो भाग 4 के अनुच्छेद हैं इनको कानून से लागू नहीं कराया जा सकता। केवल इतना भर सवाल आया, तो अनुच्छेद याद करना है। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है, 38 में भी दे रखा है, लेकिन 38 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 39, अनुच्छेद 39। ये भी एसएससी में आया हुआ है। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि भारत को एक समाजवादी राष्ट्र बनाने की तरफ ले जाने के कुछ प्रावधान इसमें उल्लेखित है। एसएससी के एग्जाम में सवाल आया कि समाजवाद का उल्लेख हमें कौन से अनुच्छेद में मिलता है। यही सोशलिज्म कहलाता है इंग्लिश में।
इसका अर्थ यह है कि आर्थिक संसाधनों का बंटवारा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ऐसा ना हो कि गिने चुने गुट के पास में ही देश के संसाधनों का अधिकार हो, संसाधनों को बराबर बांटना है। इसी को सोशलिज्म या समाजवाद कहते हैं। इसमें ही कहा गया कि स्त्री और पुरुष को एक समान वेतन दिया जाएगा किसी भी कार्य के लिए, बच्चों के विकास के लिए कुछ प्रावधान इसके अंदर है। यानी कि एक आदर्श समाज स्थापित करने के लिए एक परिकल्पना जो की गई है वो अनुच्छेद 19 में, तो इसीलिए एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अंतर्गत एक नया हिस्सा जोड़ा गया 39 के। अब जब मैं ये बात कर रहा हूं कि एक नया हिस्सा जोड़ा गया, तो इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है एसएससी के एग्जाम में आया। उसमें एक पूछा गया कि बताइए राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर कौन से अनुच्छेदों में संशोधन किया गया है, यानी कि विच आर्टिकल्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज बीन अमेंडेड। तो इसके अंदर हम ये देखेंगे 39 के, जिसके बारे में अभी मैंने उल्लेख किया है, उसके बारे में यहाँ पर पॉइंट आएगा। और इसमें 39 के में क्या दिया गया है, इसमें दे रखा है मुफ्त न्यायिक सहायता, यानी कि फ्री लीगल हेल्प दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति निर्धन है, ऐसे निर्धन व्यक्ति को मुकदमा लड़ने के लिए सरकार की ओर से वकील उपलब्ध कराया जाएगा। इसी को मुफ्त न्यायिक सहायता या फ्री लीगल एड का नाम दिया गया। तो इस अनुच्छेद के द्वारा प्रावधान किया गया। उसके बाद है आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें पंचायतों की स्थापना का उल्लेख किया गया, जिसके लिए हमारे संविधान में संशोधन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, 73वां संविधान संशोधन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो उसके द्वारा संविधान के अंदर पंचायतों को वैधानिक या स्टैट्यूटरी अधिकार प्रदान किया गया। तो इसका उल्लेख 40 के अंदर है। 41 भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि 41 के अंदर क्या कहा गया कि कार्य का सभी को काम उपलब्ध कराया जाएगा, कार्य यानी कि सभी को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा जो दिव्यांग है, निर्धन है, उन्हें आर्थिक सहायता, या फिर जो वृद्धजन है उनको पेंशन दी जाएगी। ये हमारे 41 के अंदर है। फिर आ गया 42 में हमें क्या ध्यान रखना है, 42 में ये है कि इसके अंदर जो हिस्सा है वो है प्रसूति सहायता का। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि जो प्रेगनेंसी लीव दी जाती है महिलाओं को, तो उसके संदर्भ के अंदर अनुच्छेद 42 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 43 ये भी हमारे लिए जरूरी रहेगा, क्योंकि 43 में दो हिस्से जोड़े गए, 43 के और 43 खे, यानी कि ए और बी, ये नए हिस्से इसके अंदर शामिल किए गए। तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जिस क्वेश्चन में पूछा गया है सीडीएस में कि कौन से हिस्से ऐसे हैं डीपीएसपी के नीति निर्देशक के जिनमें संशोधन। एक तो आपने पढ़ा 39A, एक आप पढ़ रहे हैं 49A और एक है 49 खे। इसके अंतर्गत क्या उल्लेख है, उल्लेख यही है कि जैसे 43 के अंदर कहा गया कि कारखानों के प्रबंधन में मजदूरों की या श्रमिकों की हिस्सेदारी, यानी कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ एनी फैक्ट्री और एनी प्रोडक्शन यूनिट। और 43 के अंदर जोड़ा गया जो हमारे यहाँ सहकारिता कोऑपरेटिव संस्थाएं बनाई जाती हैं उनका उल्लेख है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट मैं निशान लगाता हुआ चलता हूँ, एक तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट, ये और एक जो मैं अब बता रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है 44। ये आजकल खूब चर्चाओं में है कि समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें कहा गया है कि भारत में कोई भी समुदाय हो, जैसे हमारे यहाँ पर एक समुदाय के लोग एक से ज़्यादा विवाह कर सकते हैं, जबकि बहुसंख्यक समाज जो पुरुष हैं वो एक से ज़्यादा विवाह नहीं करेंगे, अन्यथा कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये जो समान नागरिक संहिता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो आर्टिकल 44 में कहा गया है, इसमें यही प्रावधान है। और क्योंकि जो वर्तमान की केंद्रीय सरकार है, जब उसने इस पर चर्चा करी तो देश के अंदर कुछ लोगों ने इसका विरोध भी करा। तो वो क्या संदर्भ है, वो संदर्भ अनुच्छेद 44 है और इसी को कहते हैं समान नागरिक संहिता, यानी कि पूरे देश के अंदर सभी नागरिकों पर एक सा कानून होगा, ना कि अलग अलग प्रक्रियाएं होंगी, जैसे विवाह के संबंध में अलग कानून है। ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है 45, ये भी याद करना है आप लोगों को। 45 भी इंपॉर्टेंट है। 45 में कहा गया है कि
14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान। और ये हमने कब किया? जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, संविधान में हमने संशोधन करा 86वां, और 86वें संविधान संशोधन जो 2002 में किया गया, उसके द्वारा ये कहा गया कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। तो वो जो कानून बना है, जिसे 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया, जिसे शिक्षा का अधिकार कहते हैं, उसके बारे में उल्लेख अनुच्छेद 45 में दिया गया है। तो उसमें और इसमें क्या अंतर है, जो कन्फ्यूजन बच्चों को होता, और उसमें और इसमें, यानी कि आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 के और 45 में केवल यही है कि ये मौलिक अधिकार में है और ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर, यानी कि ये बाध्यकारी नहीं है, कानून से लागू नहीं कराए जाएंगे, ये कानून रूप से लागू कराए जा सकते हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट है 46वां, वो ये है कि जो भारत में शैक्षिक रूप से जो निर्बल वर्ग है या सामाजिक रूप से जो निर्बल वर्ग है, ओबीसी है या अन्य कोई वर्ग है, तो उनके उत्थान के लिए सरकार जो है प्रयास करेगी। इसके लिए आरक्षण भी हो सकता है, जैसे हमारे यहाँ 15/4, 16/4 में शिक्षण संस्थानों में, यानी कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में उनमें रिजर्वेशन है, 16/4 में सरकारी सेवाओं में आरक्षण है, तो वो इसका संदर्भ रहेगा 46 का। अब आता है अगला 47। ये क्वेश्चन आया यूपीएसआई के 2019 के एग्जाम में। इसमें पूछा गया कि पोषाहार को बढ़ाने के लिए कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है। न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए आप ये देखिए, भारत के अंदर जो जनसंख्या है वो तो विश्व में दूसरे नंबर पे है, लेकिन जब आप खेलों में देखते हैं तो भारत का स्थान जो है पदक तालिका में सबसे नीचे है। तो जनसंख्या तो बहुत है हिंदुस्तान में, लेकिन उसके बावजूद जो पोषाहार का समस्या है, उसी कारण संभवतः भारत के अंदर खेल प्रतियोगिताओं में, जहाँ व्यक्तिगत खेल होता है, वहाँ हम देखते हैं हमारा स्थान बहुत नीचे आता है। तो पोषाहार को बढ़ाने का उल्लेख किया गया है। ये संभव सवाल सीधे पोषाहार, न्यूट्रिशन और अनुच्छेद का यूपीएसआई में पूछा गया। इसके अंदर ही मद्य निषेध, यानी कि जो अल्कोहल है उसको बंद करने की बात भी कही है, क्योंकि गांधी जी मानते थे कि शराब जो है एक प्रकार की सामाजिक बुराई है, तो उसका उल्लेख भी हमें 47 के अंदर प्राप्त होता है। 48 के अंदर फिर आपको क्या ध्यान रखना है, 48 में जोड़ना है कि इसमें एक नया हिस्सा जोड़ा गया। फिर ये उस क्वेश्चन का आंसर है जो सीडीएस में पूछा, कौन कौन से हिस्से जोड़े गए। मैंने आपको अभी तक पढ़ाया 39A, यानी कि 39 कै, उसके बाद 43 कै, 43A, 43 ख, 43B और अब है 48A। इसमें क्या कहा गया? इसके अंतर्गत कहा गया कि पर्यावरण की रक्षा करना, वन्य जीवों की रक्षा करना, उसका उल्लेख इसमें दिया गया है, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड एनिमल्स, वो इसके अंदर उल्लेख है। और 48 में एक और इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे यहाँ बहुसंख्यक समाज के लिए एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, वो है गौ हत्या पर निषेध। तो गौ हत्या को निषेध कहा गया। काउ स्लॉटर जो है उसको प्रोहिबिट किया गया है, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 48 में। तो 48 इस रूप में भी इंपॉर्टेंट है और 48 में एक नया हिस्सा जोड़ा गया, वह भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 49 है, अभी तक किसी एग्जाम में सवाल नहीं आया। 49 का तात्पर्य है कि राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा से संबंध में, वो कोई सवाल नहीं आया। फिर 50 है, 50 के अंदर ये कहा गया है कि भारत में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए क्या जरूरी है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकारों को ज़्यादा से ज़्यादा अलग किया जाए, यानी कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की जो पावर्स हैं उन्हें सेपरेट किया जाए। अगर एक ही व्यक्ति पर सारे अधिकार हो, मान लीजिए मुख्यमंत्री ही न्यायाधीश के रूप में काम करे और मुख्यमंत्री ही कार्यपालिका के मुखिया के रूप में, एग्जीक्यूटिव के हेड के रूप में काम करे, तो सुनवाई का अवसर नागरिकों को प्राप्त होना संभव नहीं है। तो इसीलिए सरकार के कामकाज पर समस्या होने पर निवारण कौन प्रदान करता? न्यायपालिका। तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को ज्यादा से ज्यादा अधिकारों को पृथक किया जाए, सेपरेट किया जाए, ताकि स्पष्टीकरण आए। 50 में 51वां जो है ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आया फिर यूपीएससी की परीक्षा में। उसमें पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए भारत के कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है। इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करने के लिए कहीं पर युद्ध की स्थिति पैदा होती है, जैसे
दो देशों के बीच में युद्ध आदि होता है या कोई अन्य वैश्विक समस्या उत्पन्न होती है, सैन्य समस्या, तो भारत जो है उस संदर्भ के अंदर अपनी तरफ से प्रयास अवश्य करेगा। जैसे आप जानते हो बहुत जगह के ऊपर ऐसे है कि जो भारतीय सैनिक है वो संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत उन जगह पर तैनात भी किए जाते हैं। जैसे रवांडा में तैनाती है, सिएरा लोन में भारतीय सैनिक तैनात है, उसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स, संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना। तो संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में भारतीय सैनिक भी भागीदारी करते हैं। वो इसी संदर्भ में है कि 51 में ये प्रावधान किया गया था।